हेलो मेरे प्यारे मास्टरनियों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि पिछला क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है 75 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और आगे जो है यहीं से अपने लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चन कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए ... एक काल होता है। तो देखिए बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होती है ना, वो बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक सबसे पहले इस जीवन को जो है जीने की शुरुआत करते, लोगों को जानना परखना बढ़िया से शुरुआत करता है। तो इसलिए कहते हैं क्या कि बाल्यावस्था जो होता है वो क्या होता है, तो बहुत ही संवेदनशील समय होती है। अगला ऑप्शन देखा जाए, सुस्त और धीमा होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं और परेशानीदायक होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए 77 नंबर, कह रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। तो पहला ऑप्शन क्या करे, देखिए कि बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने कल की क्लास में भी बताया था आपको कि बालक का जो विकास होता है वो सबों में समान नहीं होती, सबों का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विकास क्रमिक रूप से होता है, जी बिल्कुल सही बात है, यह भी सही बात है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, जी यह भी बिल्कुल सही बात है। और क्या विकास हमेशा अनिरंतर होता है, जी नहीं, विकास क्या होता है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनिरंतर, और इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत आंसर मांग रहा था, इसलिए हम लोग किसको चुनेंगे, तो गलत ऑप्शन को चुनेंगे। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 78 है। 78 में कह रहे हैं कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। यदि हमें बाल विकास की गहन समझ है तब तो हम आप लोगों को बेहतर तरीका से पढ़ा पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जो है आजू बाजू अगल बगल क्या हो रहा है। ये चीज़ों को यदि मैं नहीं समझूं तो मैं उस अनुसार शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक होने के नाते बाल विकास का समझ होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए 8 नंबर कथन क्या कहता है, 8 नंबर कहता है क्या कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है, जी बिल्कुल सही बात है। अगर जो है बच्चों के बारे में विकास व अधिगम को समझ के हम तो बच्चों के बारे में बेहतर जो है बोले तो शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बालक के बारे में समझेंगे वो कैसे सीखता है, कैसे समझता है, कैसे जानता है, तब तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस हिसाब से शिक्षा देंगे और बालक के लिए क्या होगा, और बेहतर होगा। तो उस हिसाब से यह भी बात सही है और ये भी बात सही है। इसका मतलब ए आर दोनों बात सही है। और आर ए की व्याख्या करती है या नहीं, या इस बात से आपको समझना पड़ेगा कि जो बात ए नंबर कथन में कह रहा है, यदि वही बात आर नंबर कथन में कह रहा है तो एक दूसरे का बात का व्याख्या करता है। यदि ए अलग हो और आर अलग हो सकता है दोनों सही हो, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों व्याख्या कर रहा है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो कौन होगा, तो 1 नंबर होगा कि ए आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या करती है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने लोग इस 90 तो 79 पे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि पहली कक्षा हमारा स्लो होगी, आगे की कक्षा जो रफ्तार से चलेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है कि विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, जी बिल्कुल सही बात है या गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि केवल बाल्यावस्था के दौरान ही नहीं बल्कि विकास पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है एक क्या है, गलत है। अगला देखिए, विकास बहुआयामी होता है, जी बिल्कुल सही बात है। विकास कैसी प्रक्रिया है, तो बहुआयामी प्रक्रिया है, यह बात तो सही कह रहा है। आगे देखते हैं, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होते हैं, जी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, विकास की दर कदाचित समान नहीं होती है, बल्कि सभी संस्कृतियों के लिए, सभी बालकों के लिए अलग अलग विकास की दर होती है। तो इसलिए यह ऑप्शन क्या है, गलत है। चौथा नंबर में कह रहे हैं कि विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। क्या आप घर पे नहीं सीखते हैं, अभी आप मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो तो क्या नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि विकास केवल विद्यालय में, जी नहीं, विकास विद्यालय व विद्यालय के बाहर सभी जगहों पर चलती रहती है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, तो 2 नंबर है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करती है। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए भावना की बात ना, स्वनियमन मतलब स्वयं पर निर्भर हो, है ना, यानी भावना इमोशन की बात जब भी आ जाए तो आप इसको क्या करिए, संवेगात्मक विकास लगाइए। क्या लगाइए? संवेगात्मक विकास लगाइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शारीरिक या गत्यात्मक या नैतिक नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन को देखा जाए, विकास किससे प्रभावित है? तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरियों, हमने आपको क्या बताया था कि विकास को कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो प्रभावित न करता हो। विकास को सभी कारक प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से क्या विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक से प्रभावित होगा? जी बिल्कुल होगा। स्कूली माहौल से होगा, सामाजिक पारिवारिकों से प्रभाव से होगा। सही बात है। तो इसीलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। विकास जो है ना सभी कारकों से प्रभावित होता है, अधिगम जो है सभी कारकों से प्रभावित होता है। तो जब भी आपको विकास या अधिगम प्रभावित होने की बात रहे तो आप इनमें से सभी ऑप्शन को लगा दीजिए, आपका आंसर सही होगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कि विकास है, विकास क्या है? क्या विकास एक आयामी है? जी नहीं। हमने आपको बताया विकास बहुआयामी होता है। क्या विकास एक दिशाई होती है? जी नहीं, बहुदिशाई होता है। क्या विकास में बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन को ही तो विकास कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है कि? जी नहीं, पूर्ण रूप से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होती है। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसलिए हमारा चौथा नंबर ऑप्शन में गलत है और विकास में बदलाव किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 कह रहे हैं क्या कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, हमने आप लोगों को क्या बताया है कि मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या, जहां भी दिमाग लगाने की बात हो, तो कौन सा विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। सीधा आंसर बन रहा है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं कि 84 नंबर में कि विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? सही नहीं है। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, यह बात तो एकदम सही है। लेकिन यह क्वेश्चन मांग रहा है गलत, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह ऑप्शन मांग रहा है गलत, तो यह भी गलत है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है? जी नहीं, आनुवंशिकता ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि पर्यावरण भी एक कारण है। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन क्या है? गलत है। और गलत के लिए गलत आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। एक काम आप कह रहे हैं, पहले एक बात को लिख लें। क्या लिख लेना है? जहां से आपने छोड़ा था कि लिखिए एकमात्र या के मात्र वाला उत्तर नहीं होता है। एकमात्र या के मात्र वाला उत्तर नहीं होता है। इस बात को आप लिख लें। विकास निरंतर रूप से होता है। जी बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किस पे? तो 85 नंबर पे। कह रहे हैं 85 नंबर क्या कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होगा? तो आपको तो बता ही है कि बालक के विकास का क्रम कैसे चलती है। तो सरल से जटिल और सामान्य से विशेष या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तो ऑप्शन को खोजिए। क्या सरल से जटिल की ओर चलती है? बिल्कुल सही बात है। क्या अमूर्त से अमूर्त? जी नहीं, मूर्त से मूर्त की ओर चलता है। वैश्विक से स्थानिक? जी नहीं, स्थानिक से वैश्विक चलता है। विशिष्ट से सामान्य? जी नहीं, सामान्य से विशिष्ट चलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 86 नंबर। 86 में क्या कह रहा है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? इस बात को समझे। तो हमने आपको क्या बताया है कि बालक के विकास के लिए ना अगर संवेदनशील काल देखा जाए तो बाल्य अवस्था बहुत ही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भाषा विकास के संवेदनशील समय। तो जब भी भाषा विकास का संवेदनशील समय हो तो इसके लिए क्या लगाएंगे? तो आरंभिक बाल्यावस्था लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आरंभिक बाल्यावस्था लगाएंगे।
लगाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन होगा, एक होगा। कि भाषा विकास को भाषा विकास को कौन प्रभावित करता है, तो सब कुछ प्रभावित करता है, लेकिन भाषा विकास में जो सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो प्रारंभिक बचपन होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो एक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे, तो क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 नंबर में क्या कहता है, थोड़ा सा देखा जाए। कह रहे हैं कि अभिभावकों मतलब गार्जियन और अध्यापकों मतलब मास्टर सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था बाल्यावस्था का अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाल्यावस्था का अनुभव सकारात्मक होना चाहिए। वैसे पूर्व बाल्यावस्था का भी अनुभव सकारात्मक होना चाहिए। यह मास्टर और अध्यापक यानी शिक्षक और गार्जियन को यह सुनिश्चित करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खास करके संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बिल्कुल सही बात है, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास दोनों के लिए चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से हमारा तो ए सही है और आर भी सही। यहाँ भी बात कर रहा है बाल्यावस्था के बारे में, यहाँ भी बात किया जा रहा है बाल्यावस्था के बारे में। तो इसका मतलब है कि कथन ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करती है। तो ऐसा ऑप्शन को ढूंढा जाए तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करती है। बिल्कुल सही बात है। इस हिसाब से हमारा आंसर एक होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहे हैं स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बालक स्कूली काल यानी विद्यालय में पढ़ रहा होता है उस समय यदि बालकों को अब जो है संसाधन संपन्न वातावरण कहने का मतलब होता है कि जैसा वातावरण बालक को चाहिए वैसा वातावरण यदि बालक के लिए आप मुहैया करा रहे हैं तो बालक को पढ़ने समझने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए यह बात क्या है, सही है। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसमें दौरान बच्चे वातावरणीय कारकों से बहुत अधिक ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यह दोनों बात सही है। तो यहाँ भी कह रहा है संवेदनशील के बारे में और बालक के बारे में कह रहा है, और इधर भी कह रहे हैं वातावरण के बारे में कह रहे हैं बालक के लिए। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। और हमारा ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या कह रहा है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं सभी एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको बताई है क्या कि जब भी दिमाग का बात हो, बुद्धि विवेक का बात हो तो कौन सा विकास होगा, तो संज्ञानात्मक विकास होगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, तो 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 90 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक संस्कृति घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो आप हमें बताएं क्या विकास को कौन नहीं प्रभावित करता है। तो हमने आपको बताया ही था विकास को सब कुछ प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे मास्टरनियों थोड़ा सा देखना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमा दिया है, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता हो। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक का मतलब होता है जो आपके द्वितीय कारक हो, यानी सामाजिकरण का द्वितीय कारक हो। बोले तो द्वितीय कारक कहने का तात्पर्य यहाँ पे यानी मैं गलती बोल दिया, मैंने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य है कि वातावरण से कौन प्रभावित होता है, न कि अनुवंशिकता से। क्योंकि अनुवंशिकता के बारे में हमने पढ़ा है 3 नंबर चैप्टर में। क्या पढ़ा है कि जो है बालक की अनुवंशिकता में हो जाएगी आपके जैविकीय अनुवंशिकता, तंत्रिका, क्रोमोसोम, डीएनए, यह सभी अनुवंशिकता को दर्शाता है। लेकिन हमारा परिवेश, माहौल, संस्कृति, समाज ये किसको दर्शाता है, वातावरण को दर्शाता है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति घटक की श्रेणी में आती है, यानी अनुवंशिकता को नहीं लेनी है। तो आप देखिए तंत्रिका तंत्र किसी अनुवंशिकता से संबंधित है, जैविक प्रकृति किससे संबंधित है, अनुवंशिकता से संबंधित है, और अनुवंशिकता तो वाला खुद ही है। तो यहाँ पर क्या बच गया, सामाजिक संस्कृति, तो हमारा स्कूली माहौल हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो
1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देखा जाए। 91 में क्या कह रहे हैं कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। यह क्वेश्चन रिपीट है मेरे प्यारे मास्टरनियों, पीछे हमने क्वेश्चन को देखा था। और बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों क्या है, सही है, और आर ए दोनों व्याख्या करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 92 नंबर भी मेरे प्यारे मास्टर जो रिपीट है, इसका भी कह रहे हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे को प्रभावित होते, तो इसका भी आंसर संज्ञानात्मक विकास होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 को देखा जाए। 93 क्वेश्चन होगी क्या है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? बताइए हमें। भाषा जो है कह रहा है कि कोई एक ऐसा विशिष्ट समय होता है जिस समय बालक चीज़ों को बढ़िया से सीखता है, और इस समय बालक जो भाषा को बढ़िया से सीख रहा है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या होगा? तो यह सबसे ही क्या है, तो संवेदनशील समय है। यही होगा ही विशिष्ट, यानी असामान्य, कदाचित नहीं, क्षत्रिय, अप्रतिक्रियात्मक, ये सब कोई बात नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन होगा? तो संवेदनशील होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 94 नंबर की अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक युक्ता? अभी मैंने बताया था क्या कि जब भी बुद्धि विवेक का बात हो ना, तो आप आंख मूंद के लगा दीजिए क्या, संज्ञानात्मक। और देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक। कह रहे समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा संज्ञानात्मक हो जाएगा। हमने कहा था कि सभी विकास के आयाम एक दूसरे से अंतः संबंधित है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो है बुद्धि विवेक का बात होता है वो संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। चलिए आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है? यह बात सही है। अगर शुरुआती समय में उन्हें यदि जो है वर्षों में अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, तो बाद में उन्हें भाषा चुनने में कठिनाई होता है। क्यों? क्योंकि भाषा सीखने का एक विशिष्ट समय होती है, एक संवेदनशील समय होती है, और उस समय में बालक भाषा बेहतर तरीका से सीख सकता है। और वो संवेदनशील समय कौन होता है? तो प्रारंभिक बचपन होता है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा। अरे भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकता कारक पर निर्भर होता है, जी बिल्कुल गलत बात है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही बात है कि भाषा और अनुभव जो होती है वो एक विशिष्ट रूप से यानी जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है क्या? जी नहीं, न अव्यवस्थित होता है नहीं अप्रत्याशित होता है। हमारे यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। फिर चौथा नंबर क्या कह रहा है ऑप्शन कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। जी बिल्कुल बात ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ा सा फिर से पढ़ना होगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। यह बात तो ठीक कह रहा है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना होगा, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होती है कठिनाई क्योंकि भाषा का विकास का एक संवेदनशील काल होता है, और उस काल में बालक बेहतर तरीका से भाषा सीख सकता है। यदि वो समय में यदि वंचित रह जाते हैं तो बाद के जीवन में उसे भाषा सीखने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? तो 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है बताइए। इसका मतलब जहाँ पर बालक सजग सतर्क होता है, काफी तेजी से चीजों को सीखता है, उसे ना संवेदनशील अवधि कहेंगे। बात तो सही, यही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन को देखिए, क्या केवल संज्ञान और सीखने में
तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है। केवल संज्ञान में विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। इष्टतम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर। तो कह रहा है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है? इसका मतलब हुआ कि उस समय में बालक बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार के साथ चीजें को सीखता है। और ऑप्शन नंबर 2 यही कह रहा है कि विशिष्ट क्षमताओं यानी संवेदनशील काल में जो विशेष स्पेशल क्षमता होती है, जैसे कि भाषा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो विकास के लिए इष्टतम अवधि मानी जाती है। इष्टतम कहने का मतलब सबसे अच्छा, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा अवधि माना जाता है। तो संवेदनशील अवधि क्या होता है? वो बालक की भाषा सीखने या फिर और भी चीजों को सीखने में बालक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 97 होगा। और 97 में कह रहे हैं क्या? किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो बताइए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, हमने आप लोगों को यह बात बताया है ना कि बालक अमूर्त तरीका से किस अवस्था में सोचता है? तो किशोरावस्था में सोचता है। और बालक मूर्त तरीका से कब सोचता है? तो बाल्यावस्था में सोचता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अमूर्त तरीका से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 98 में कह रहा है क्या कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं तो होगी नहीं, विकासात्मक क्षेत्र और विकासात्मक कार्य। तो इस देखिए इस क्वेश्चन को क्या करें, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कहने विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा, मतलब सामाजिक से अपेक्षा क्या कहलाता है? तो हमने ये बात को आपको लिखाया है कि बालक के जो है प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं होती है और यह सामाजिक अपेक्षाएं क्या कहलाती है? तो विकासात्मक कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है? विकासात्मक कार्य कहलाती है। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कथन ए में है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। जिन्हें यह बात पूरी गलत है, क्योंकि बालक का जो विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है और फिर वहीं पर ठहर जाती है, अर्थात वहीं पर रुक जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला देखिए तर्क आर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जीवन पर्यंत बालक सीखता है। हमने आपको बताया है कि शैशवा अवस्था में बालक में जो है अधिगम शुरुआत हो जाती है, अर्थात जन्म के तुरंत बाद अधिगम शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाल्यावस्था के बाद अधिगम रुक जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है। तो कथन ए भी गलत और कथन आर भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, जो क्या होगा? ए और आर दोनों क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, है ना? तो आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप हमारे यहाँ क्यों आएंगे पढ़ने के लिए? आप भी जाएंगे पटना, दरभंगा या फिर आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना? तो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अलग होता है। अगर हमारे पास पैसे अधिक होंगे तो हम भी जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, पैसे कम होंगे वही सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो दोनों में जो पढ़ाई में अंतर होगा वो अंतर तो होगा ही। तो इसलिए जो परिवार धनाढ्य होते हैं और जो कमजोर परिवार होते हैं, दोनों का जो बचपन होता है वो अलग अलग गुजरता है। अगला देखिए कह रहा है 8 नंबर कारण कह रहा है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है कि बचपन में हम लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो अलग अलग तरीका से क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से जो हमारा कारण आर है यह भी सही है और कथन ए है यह भी सही है। इस हिसाब से ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करती है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर क्या है? पहला में क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 101 नंबर क्या कह रहा है
कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। अब ये उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण कह रहा है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। ये तो मैं 2 नंबर चैप्टर में पढ़ाया था कि जो यह विकास के अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है, लेकिन यह एक बात और को दर्शा सकता है। वो क्या दर्शा सकता है कि विकास एक व्यवस्थित तरीका से होता है, विकास एक सिस्टमेटिक तरीका से हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब हमें दौड़ना है तो हमें इससे पहले चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन जो मिलेगा उसी अनुसार हम लोग आंसर लगाएंगे। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है कि विकास एक क्रमबद्ध तरीका से चलता है। कैसे? तो हमें दौड़ना है तो इससे पहले चलना पड़ेगा, हमें जो है बोलना है इससे पहले तो बड़बड़ाना पड़ेगा। यह बात तो बिल्कुल सही है। तो यह कह रहा है कि क्रमबद्ध होता है तो क्रमबद्ध होगा। विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है, यह भी सही बात है। विकास अव्यवस्थित होता है, जी नहीं, विकास व्यवस्थित होता है। विकास केंद्र से हाथ पैर की तरह होता है, यानी केंद्र से बोले तो अंदर से बाहर की ओर होता है, यह भी बात सही है। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है, यानी एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखता है। तो एक ह्यूमन का एक सिस्टमेटिक है कि अगर उसे चलना होगा तो उसे पहले खड़ा होना सीखना पड़ेगा। तो यह बात तो बिल्कुल सही है और एक क्रमबद्ध का प्रयोग करता है। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो कौन होगा? तो 1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 102 का। तो क्या कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है? विकासात्मक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन मिलेगा, है ना। देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए कि एक क्रमबद्ध है और क्रमिक तरीके से होते हैं। विकास क्रमबद्ध भी और क्रमिक तरीके से होते हैं, यह बात तो सही है। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो कह रहे हैं शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती है। जीवन वृद्धि जो होती है किशोरावस्था में भी होती है, यह बात गलत है। 3 नंबर कह रहा है कि हमेशा रैखिक तरीके से होता है, जी नहीं, रैखिक कदाचित नहीं होती है, बल्कि विकास या तो वर्तुलाकार होगी, या तो चक्रीय होगा, या सर्पिलाकार होगा। विकास कभी भी रैखिक यानी एक समांतर एक सीधा लाइन में नहीं चलती है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। कह रहे क्या कि होते हैं चक्रीय ढंग से नहीं होते हैं, तो किशोरा अवस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर चलते हैं, जी नहीं। विकास एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा आगे की ओर चलती है, इस गाड़ी में रिवर्स नाम का कोई गियर होता ही नहीं है, तो वाला पीछे की ओर कैसे चलेगी? तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 103 नंबर। 103 नंबर में क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि बालक के विकास व वृद्धि को देखते हुए हम कुछ पक्षों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे चल करके बालक क्या बनेगा, लेकिन यह नहीं कर सकते हैं कि हम 110% कह दिए कि वो आगे चल के डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कुछ पक्षों का वृद्धि व विकास को देखते हुए हम अंदाजे लगा सकते हैं कि वो आगे चल करके क्या बनेगा, लेकिन 110% हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह जो है पूर्वानुमान उसको लगाया ही जा सकता है। यह बात सही है। तो यह ऑप्शन भी सही कह रहा है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। सटीकता के साथ कभी भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है ये तो सही कह रहा है, लेकिन तर्क आर में देखिए क्या है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बालक के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के जीवन में, और अलग अलग तरीका से बदलाव को भी तय करता है। तो आर भी सही है और ए भी सही है। इस हिसाब से हमारा ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 104 नंबर। 104 क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से व सटीकता से मापा जा सकता है। बिल्कुल नहीं। क्या कोई जरूरी है कि एक ही समय में जन्मे बालक दोनों में जो है प्रगति व विकास एक समान होगा? यह कदाचित नहीं होगा। सबका क्या होता है, अपना व्यक्तिगत होता है, सबका पर्सनली होता है, सबका अलग अलग होता है। मान लिया जाए कोई बालक ए है और कोई बालक बी है, एक ही दिन एक ही समय में जन्मा है, एक ही गाँव में एक ही परिवेश में पल बढ़ रहा है, तो कोई जरूरी है कि जितना विकास ये करेगा उतना विकास ये करेगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर ठीक है बालक कर भी लिया तो एक बात और होगा, हो सकता है ये 1 साल में जितना करे वो इतना 2 साल में करे, या यह 2 साल में करे वो 1 साल में कर जाए, ये हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो यह कदाचित ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से
तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। जी नहीं, कदाचित सटीकता के साथ नहीं मापा जा सकता है। तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है। लेकिन तर्क को देखा जाए, तर्क क्या कह रहे हैं? तो तर्क कह रहे हैं कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। जी नहीं, मैंने आपको कल से ही बता रहे हैं क्या कि गति जो है कभी भी समान बालक का नहीं होता है। बालक में जो विकास की दर होती है उसकी गति कदाचित समान नहीं होगी, उसमें क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए तो हम लोगों ने पढ़ा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यह भी बात क्या है? गलत है। ए आर हमारा दोनों गलत है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा, क्योंकि ए और आर दोनों क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखा जाए, विकासात्मक प्रक्रिया में असाध्य के क्या मायने हैं? असाध्य का मतलब होता है जो सतत चलती है, यानी असाध्य मतलब यहाँ पे असाध्य का सेंस आएगा। असातत्य का मतलब जो कभी न रुकता हो, जो लगातार चलता हो, उसको कहेंगे असातत्य। असातत्य का मतलब कभी रुकता ना हो, जो लगातार चलता हो, अर्थात इसी को अपन लोग कह सकते हैं सतत। असाध्य का मतलब कभी रुकती है या रुक रुक करके चलती है, ऐसा नहीं। असातत्य का मतलब होता है लगातार, और अगर यहीं पर लगा रहता असतत तो इसका मतलब होता कि रुक रुक कर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है असातत्य मतलब लगातार, जो कभी रुकती नहीं है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िए। पहला नंबर कि विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करता है। आगे देखिए, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, विकास की प्रक्रिया में अधोगामी गिरावट, गिरावट तो होगा नहीं, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी नहीं होगा। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए कि नकारात्मक तो होगा नहीं, जो है गिरावट होगा नहीं और हस्तक्षेप होगा नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन 1 होगा कि विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हमें मदद करती है। असाध्य का मायने होती है लगातार आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 106, 110 तक अपन लोग करेंगे आज। 106 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? पालन पोषण का संबंध किससे होता है? वातावरण से होता है। पालन पोषण को क्या कहते हैं? लालन पालन कहते हैं। तो पालन पोषण का संबंध किससे होगा? तो वातावरण से होगा। ऑप्शन को पढ़िए, किस पे जाएगी? कह रहे हैं कि बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। एक बात थोड़ा सा समझ लें कि आप एक बात चाहें तो लिख लीजिए कि बालक का बारे में निर्णय बालक को स्वयं लेने देना चाहिए। कभी भी शिक्षक बालक के बारे में निर्णय नहीं लेगा। अगर शिक्षक निर्णय लेता है तो यह बात गलत है। बालक स्वयं से अपना निर्णय स्वयं से लेंगे। और कह रहे हैं कि बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, यह बात बिल्कुल गलत है। आप जो है बालक भगवान होते हैं और बालक के बारे में भला हम निर्णय लें, ऐसा थोड़े हो सकता है? नहीं होगा। हमेशा बालक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगला क्या कह रहे हैं कि बच्चों के पक्ष को न सुनना, हमेशा सुनना चाहिए, बात तो गलत है। बालक भगवान है तो बालक की हर बात को हमें मानना चाहिए, यह बात भी गलत है। कह रहे हैं बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, ये तो और गलत बात है। भला अविवेकपूर्ण थोड़े करेंगे, विवेकपूर्ण मांग करेंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, बिल्कुल सही बात है। तो एक आप चाहें तो इस बात को लिख लें कि साझा वाला उत्तर होता है। साझा करने का तात्पर्य होता है आपस में मिलजुल करके, तो साझा वाला उत्तर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर में क्या कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। पर देखिए अब ये क्या करें, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन। अब बालक में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कराएंगे तो बहुत सारे बात हो सकती है। अब क्या होगी ऑप्शन से पता चलेगी। देखिए कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक होगा? हानिकारक होगा तो देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, इसे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होगा। बिल्कुल होगा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन कराएंगे तो जो जीत जाएगा उसमें और जो हार जाएगा उसमें जो है विभेदीकरण होगा। यह बात तो सही है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फेल कर जाएं और आपके दोस्त पास कर जाए तो आप पर तो दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह भी बात क्या है? सही है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थी, तारक मतलब तेज तरार विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई मैटर नहीं रखता है।
अगला देखिए, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। जी नहीं, ऐसा तैयार नहीं किया जाता। इसलिए थोड़े है कि हम बालकों में कंपटीशन कराया जाता है ताकि तो कंपटीशन करने लायक वो बन जाए, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत लग रहा है और 1 और 2 क्या है, सही लग रहा है। तो 1 और 2 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 108 है। 108 में क्या कह रहा है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चों के लिए समान होता है। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। यानी जो अभी हमने पहले आपको बताया था क्या, कि सभी बालकों में विकास की दर जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। विकास समान हो सकती है कोई पक्ष, जैसे हम भी दौड़ते हैं, आप भी दौड़ते हैं, ये समान हो सकती है, लेकिन दोनों का दर अलग अलग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और व्यक्तिगत भिन्नता को ही कहते हैं पृथकता। पृथकता मतलब होता है अलग अलग, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 109 नंबर। 109 नंबर में क्या कह रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों के बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा मतलब कंफर्म दावा कर देंगे तो ऐसा होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी में क्या होते हैं, तो अलग अलग होती है, सभी में भिन्नता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। आर क्या कह रहा है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। हाँ है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हैं। यह भी बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करती है। अगला देखा जाए, हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। वो कह रहे हैं क्या कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शैशवावस्था से शैशवावस्था के अंदर ही बालक जो विद्यालय में पढ़ते हैं, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में भी शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यह बात तो पूरी सही बात कह रहा है। तर्क आर में क्या कर रहा है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमारा एक नंबर ऑप्शन भी और 2 नंबर ऑप्शन भी दोनों क्या है, तो सही है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ए आर दोनों, ए और आर ऑप्शन बी सही, ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। यहाँ पे इस हिसाब से तो गलती है, ये नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए आर और यहाँ पर ए। आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से जो अपना आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले आपके भाग में। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटा ब्रेक के बाद।